राम राम लाडलो। तो आज मैंने एक ऐसी मांगा पढ़ी जिसको पढ़कर मेरा दिमाग चकरा गया। इसका नाम है हाइड आउट। इस मांगा का नाम है हाइड आउट। जो स्टोरी है एक फेल राइटर की, जो अपनी वाइफ को एक वेकेशन में लेके जाता है, बट चीज़ें कुछ डार्क टर्न ले लेती हैं, जो सुनने में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो मांगा शुरू होती है नैरेटर के थॉट से, जहां वो बोलता है कि आई वंडर कितना टाइम हो चुका है स्टोरी को स्टार्ट हुए। 2 साल, शायद 3 साल। उसके बाद भी मुझे ये याद करने में परेशानी होती है। मेरा नाम है किनिचिमा शिनिजी। प्रोफेशन से तो मैं एक राइटर हूँ, पर अनडाउटेडली ये बुक मेरे लिए मेरा लास्ट वर्क होने वाले है। मेरी एक लौती इच्छा कि जो सब कुछ हुआ है वो इस मैन्युस्क्रिप्ट में बताना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और मैं ये प्रे करता हूँ कि एक दिन ये मैन्युस्क्रिप्ट किसी के हाथ लग जाए, जिसके बाद ये चैप्टर असल में शुरू होता है। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 1, विकेड आइज। हमें दिखाया जाता है कि एक लाल कमरे में एक आदमी है जिसके शरीर से सारे कपड़ों को निकाल दिया गया होता है, और वो एक चेयर में बंधा होता है, और उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है कि उसकी बॉडी में सिर्फ खून ही खून है। वो बोलता है, बैक यू, मैं तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, बस मुझे एक बार यहाँ से जाने दो। उसके बाद हमें दिखता है कि उस रूम के बाहर कोई तो है जो उसे देख रहा है, और वो चेयर में बंधा आदमी बोलता है, प्लीज़ मुझे मत मारो। लेकिन वो चीज़ अभी भी उसे सिर्फ घूर ही रही होती है, और अगले पैनल में हमें उसकी क्रीपी आंखें दिखाई जाती हैं। वो आदमी फिर से रहम की भीख मांगता है और बोलता है, मैं फिर से मरना नहीं चाहता। पर वो चीज़ अभी भी बिना कुछ बोले सिर्फ उसे घूर रही है, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। फिर नैरेटर का कमेंट आता है कि ये सब तब चालू हुआ जब मैं और मेरी बीवी वेकेशन में आए, जिसका गोल था हमारे वून को हील करना। एंड अब यहाँ से स्टोरी पास्ट में चले जाती है। तो हमें दिखता है कि एक बीच साइड में एक औरत लेटी होती है, और उसके बगल में एक आदमी आता है। वो सामने एक फैमिली को देख रहा होता है, जहाँ पे एक फादर अपने 2 बच्चों के साथ खेल रहा होता है। उनको देखकर वो थोड़ा सा सैड हो जाता है, और अपनी साइड रखी टेबल में कोकोनट वाटर रख के बोलता है, सो जिंदगी में कुछ छोटे मोटे चेंजेस करना अच्छा होता है, डोंट यू थिंक? वो औरत जवाब देती है, मे बी। वो आदमी बोलता है, जब से हमारे बीच वो चीज़ हुई 2 साल पहले, तब से हमारे बीच चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। इसलिए मैंने सोचा कि हम इस ट्रिप से सब कुछ वापस से शुरू कर सकते हैं। उसके ये बोलते ही वो दोनों एकदम से चुप हो जाते, जैसे उन दोनों को ही एक बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक चीज़ याद आ गई हो। फिर वो बोलता है, मिकी, बाय द वे मुझे किसी ने बताया कि इस आइलैंड के पास एक बहुत ज़्यादा प्यारा वाटरफॉल है, और लोग बोलते हैं जो भी कपल उस वाटरफॉल को देखने और एडमायर करने जाते हैं, वो वाटरफॉल उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाता है। इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, मिकी अपने चेहरे से सनग्लासेस उतारती है और बोलती है, इनफ, शट अप शिनिची, क्या तुम्हें अब तक उस चीज़ों पे भरोसा है? शिनिची बोलता है, हाँ मुझे है। वो बोलता है, सब कुछ जीरो से शुरू करने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखता है कि रात हो रही है, और रात में बहुत तेज बारिश हो रही है। इस बारिश में एक कार कहीं जा रही है, जिससे रेडियो की बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है। एंड इस कार में सिनिची एंड मीकी बैठे हुए हैं। तो मीकी पूछती है, तो हम कहाँ हैं? तो सीची इसका कुछ जवाब नहीं देता। देन मीकी बोलती है, डोंट टेल मी हम खो गए। सिनिची बोलता है कि हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। मीकी बोलती है, ऑलमोस्ट? हम इस माउंटेन पाथ में पिछले 1 घंटे से हैं। तेरा ये वाटरफॉल आखिर है कहाँ? और ये बोलते वक्त मीकी सिगरेट पी रही थी। देन मीकी बोलती है, तेरे साथ हमेशा से ऐसा ही रहा है, तू सच में यूजलेस है। भले ही ये सुनकर सिनिची का मुंह उतर जाता है, पर वो एकदम शांत रहता है। मिकी बोलते हैं, ब्रावो, खुशियों का वाटरफॉल, क्या बकवास है ये, मुझे तेरी कभी सुननी ही नहीं चाहिए थी। ये बोलकर मिकी रेडियो शिफ्ट करने की कोशिश करती है, और सीची उसे बताता है कि रेडियो वेव्स यहाँ तक नहीं पहुँचती। फिर मिकी चिल्लाती है, शट अप। फिर सिनिची बोलता है कि इस आइलैंड में वाटरफॉल ऑफ हैप्पीनेस के अलावा भी एक और कहानी है, जो बहुत ज़्यादा मशहूर और सच्ची है। ये सुनकर सीची ये सुनकर मिकी सीची की तरफ देखती है। एंड देन सिनिची बोलता है कि एक फियर्स बैटल में इस माउंटेन को पूरी तरीके से ब्लड और डेड बॉडीज में कवर कर दिया था। उन मरे हुए सोल्जर्स की हड्डियां अभी भी इस एरिया में पड़ी हुई हैं। ये बोलते ही रेडियो फिर से बजने लगता है। आज ये आइलैंड बीचेस और रिजॉर्ट से भरा हुआ है, पर सच्चाई इतनी अच्छी नहीं है। और हंसने लगता है। सीची की असलियत अब सामने आने लगती है। 10 of 1000 ऑफ सोल्जर्स के ब्लड ने इस आइलैंड को कंटेमिनेट कर लिया है। फिर मिकी बोलती है,
मुझे नहीं लगता कि तू सिर्फ इस बुक की हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए मुझे इतना दूर लेके आया है। ये ट्रिप एक प्रीटेक्स्ट था जिससे तुझे अपनी नकली और अगली चीप नॉवेल के लिए आइडिया मिल सके, है ना? सब कुछ शुरुआत से शुरू करना था, हाँ। फिनिची घबरा जाता है ये सोचकर कि मीकी समझ चुकी है उसका मोटिव क्या है। फिनिची बोलता है कि मैं वो सब कर चुका हूँ जो मैं पॉसिबली कर सकता था। मैंने पागलों की तरह काम किया, वो सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मीकी बोलती है तुझे लगता है मैं तुझ पे बिलीव करूंगी अब जब तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर हैं? मीकी बोलती है सब कुछ तेरी गलती है। ये सुनकर सीची सीरियस और गुस्से में दिख रहा होता है। फिर वो बोलती है ये तेरी गलती है कि हमारा बेटा मरा। फिर फिनिची ऐसा रिएक्ट करता है जैसे ये सुनकर ही इज एट हिज लिमिट। फिर वो बोलता है यही एग्जैक्ट मोमेंट था जब मेरे अंदर बची कुछ हेजिटेशन भी खत्म हो गई। एकदम से बीच बारिश और बीच सड़क में कार रुकती है। मिकी बोलती है व्हाई द हेल डिड यू स्टॉप लाइक दैट? इंजन को फिर से शुरू कर, डैम इट। सिनिची बोलता है सॉरी मिकी, बट ये सुनते ही मिकी थोड़ी सी घबरा जाती है और सीची की तरफ देखती है। बट सीची बोलता है कि सॉरी मिकी, बट पेट्रोल खत्म हो चुका है। पर हमें दिखता है कि फ्यूल खत्म नहीं हुआ है। मिकी बोलती है ऐसी जगह पर? तू सच में मजाक कर रहा है ना? सिनिची बोलता है तू चिंता मत कर, मैंने यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे एक घर से लाइट आई थी देखी थी। मीकी सीची की तरफ घबराते हुए देखती है, पर सीची इस वक्त मुस्कुरा रहा है। वो बोलता है हमें वहां तक चलकर जाना पड़ेगा और मदद मांगनी पड़ेगी। फिर हमें दिखता है कि सीची गाड़ी की डिक्की खोलकर रेनकोट पहनकर पीछे खड़ा हुआ है और किसी चीज को घूर कर देख रहा है, और वो चीज एक रेंच है। वो बोलता है अब तो मुझे याद भी नहीं ये आइडिया मेरे दिमाग में सबसे पहली बार कब आया था। अब सीची और मीकी उस रास्ते पर पीछे की तरफ बढ़ रहे होता है। मीकी पूछती है कि अब हम वहां पर पहुंच गए? आई एम श्योर कि हम लोग 1 किलोमीटर चल चुके हैं। फिर सिनिची बोलता है आई एम नॉट श्योर, बट मैंने कई इंस्टेंसेस में ये सपना देखा है। मीकी सिनिची का हाथ पकड़ के बोलती है मुझे डाउट है कि यहाँ सच पर किसी का घर होगा। वो पूछती है तू सच में इसके बारे में श्योर है? सिनिची बोलता है वेल आई वंडर। पूरी तरह से घबराई हुई मीकी उससे बोलती है क्या? रेंच लेकर सिनिची उसके सामने खड़ा है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। वो बोलता है कई सारे इंस्टेंस में मैंने सपना देखा है कि मैं कब इस औरत को मार दूंगा। और मीकी बस सिनिची की तरफ देखी जा रही होती है और वो डरते हुए बोलती है स्टॉप स्टॉप बुलशिट। वो अपना रेंच आगे करते हुए बोलता है सब कुछ तेरी गलती है। और ये बोलते ही सिनिची अपनी पूरी ताकत से वो रेंच मीकी के सिर पर मारता है और मीकी जमीन पर गिर जाती है। अब मीकी के सिर से खून बह रहा है और पूरी तरह से सिचुएशन को लेके कंफ्यूज्ड है। सीची मीकी को बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई सारा ब्लेम मेरे ऊपर डालने की? क्या तू मेरे साथ मजाक कर रही है? उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उस सब के लिए तू जिम्मेदार है मीकी। वो बोलता है वो तू थी जिसने जुन को मारा। सीची ऐसे चिल्लाता है जैसे वो ये चीज अपने अंदर बहुत टाइम से दबा कर बैठा था। एंड फाइनली वो अब इसे बोल पा रहा। मीकी उसकी तरफ देखती है और बोलती है तू पूरी तरीके से पागल हो चुका है। सिनिची बोलता है पागल और मैं? स्टॉप किडिंग योरसेल्फ। मैं इस मोमेंट का बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था। क्या तुझे याद नहीं है मैंने बोला था ये ट्रिप मैं प्लान कर रहा हूँ ताकि हम सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकें। रेंज दूर से उठाते हुए बोलता है कि जब मैं तुझे मार दूंगा तब मैं अपनी ज़िंदगी शुरू से स्टार्ट करूंगा। तो जब सिनिची बोल रहा होता है कि मुझे सब कुछ शुरू से स्टार्ट करना है और वो उसके लिए कुछ भी करेगा, तो वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की नहीं, अपने एक करियर की बात कर रहा था। तभी मिकी को अपने बाजू में कुछ फील होता है, वो उसे उठाकर तुरंत सिनिची के सिर पर फेंक दिया। वो एक पत्थर था जो सिनिची के सिर पे जाके लगता है और वो गिर जाता है। वो दर्द और गुस्से में चिल्लाता है फक। मिकी बोलती है डाई यू साइकोपैथ। वो अपनी फ्लैश लाइट लेकर वहां से भाग जाती है। अब सिनिची के सिर से खून बह रहा है और वो गुस्से में है। वो बोलता है क्या मुझे रिग्रेट है कि मैंने उसे मारने की कोशिश की? बिल्कुल भी नहीं। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो पीछे से चिल्लाता है तू कहाँ भाग रही है, यहाँ तेरी कोई मदद नहीं करेगा। वो बोलता है कि अगर वो अभी मेरे सामने होती तो मैं बिना किसी हेजिटेशन के उसे मार चुका होता। वो बोलता है कि मैंने तुझे बताया था कि इस जगह पर इंसान की हड्डियां मिलना बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक दिन उन्हें तेरी बॉडी मिल भी जाती है तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि तेरे साथ हुआ क्या था। वो बोलता है कि अगर मैं पीछे देखूं तो मुझे सिर्फ एक चीज़ का रिग्रेट है। वो चिल्लाता है बाहर आ, तू उसे नहीं बच सकती। मेरा रिग्रेट सिर्फ ये है कि मैंने उसे फॉलो किया। वो देखता है कि उसके सामने एक गुफा है और वो देखकर रुक जाता है। वो उस गुफा की तरफ फ्लैश लाइट मार के बताता है कि उसे उस वक्त पीछे मुड़ जाना चाहिए था। मुझे उसके अंदर नहीं जाना चाहिए था। उस गुफा में उस गुफा में घुसना मेरी गलती थी और मैं उसमें घुस गया। उस गुफा में कहीं पानी टपक रहा है, कहीं कीड़े हैं, कहीं बैट्स। ऐसे वो मिकी को चारों तरफ ढूंढ रहा है और वो उसे मिल जाती है। सीसी उसकी तरफ देखता है और वो कांप रही है। वो देखता है कि किसी तरह मिकी के पैर पर चोट लग चुकी है। स्निची बोलता है आई सी यू आर वुंडेड। पुअर थिंग। मिकी बोलती है वेट वेट स्निची, यू आर राइट, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। वो रोते हुए बोलती है हम पास के बारे में सब कुछ भूल कर फिर से शुरू करते हैं।
वो बोलते हैं आई एम श्योर कि इस बार, पर उसका सेंटेंस शुरू होने से पहले ही शिनिची उसके सिर पर फिर से एक बार रेंच से मार देता है। अब वो खून से लथपथ रेंच की तरफ देख रहा है और उसके सामने खड़ा है। मिकी की बॉडी सामने पड़ी है और वो उसकी तरफ देखकर बोलता है कि इंडीड मिकी, अब मैं फाइनली एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ। लेकिन पीछे अंधेरे से हमें एक आवाज़ आती है। हमें दिखता है कि कोई या कुछ अंधेरे से हमें घूर रहा है। सुनिची को एहसास होता है कि कुछ तो उसके पीछे है और वो घबरा जाता है। वो तेजी में पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ पर कोई खड़ा था। वो एकदम घूर कर देख रहा था और वो मिकी की बॉडी की तरफ देखकर बोलता है, माँ, ममा। अब हमें उस चीज़ को पूरी तरह से दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से मॉन्स्टर तो नहीं लग रही, पर वो कहीं से इंसान भी नहीं है। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।